इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? आईईपीएफ। याद रहेगा, जो ये फंड है इस फंड में हम क्या डालते हैं? जो पैसा बच जाता है, अनपेड है, अनक्लेम्ड है, बच जाता है पैसा, उसे हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? आईईपीएफ। क्या इस फंड में यही इकलौता पैसा होता है क्या? नहीं। चलिए शॉर्ट में पहले पढ़ेंगे फिर देखेंगे आपकी बुक में, इंपॉर्टेंट है। द फॉलोइंग अमाउंट क्रेडिटेड टू आईईपीएफ, ध्यान देंगे। ये सारे के सारे पैसे कहां ट्रांसफर किए जाते हैं बच्चा? आईपीएफ में। अभी आपने तो एक ही पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है? पहला वाला, अनपेड डिविडेंड। वो डिविडेंड जो पेड नहीं है, वो डिविडेंड जो क्लेम नहीं किया गया, मतलब कि हम तो पे करना चाहते हैं, कंपनी तो पे करना चाहती है, मिल नहीं रही है, या फिर सामने वाला आकर क्लेम भी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसे अनपेड या फिर अनक्लेम्ड एक ही बात है। तो ये पैसा कहां डाला जाएगा? आईपीएफ में। ठीक, क्या बस यही डाला जाता है? नहीं, ऐसे बहुत सारे पैसे होते हैं जो बच्चे बुच्चे टाइप के होते हैं, इस अकाउंट में डाले जाते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्या लिखा है। अनपेड एप्लीकेशन मनी रिसीव बाय दी कंपनी फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। फिर क्या लिखा है? ड्यू फॉर दी रिफंड। समझना, कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, आईपीओ लेकर आई, आपने एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन क्या सिंगल देते हो, साथ में पैसे भी तो देते हो। एप्लीकेशन के साथ पैसे आपने मुझे कंपनी को दे दिया। अब कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में क्या डिसाइड करेगी? अलॉटमेंट। जब अलॉटमेंट डिसाइड करेगी, क्या सबको अलॉट कर देती है क्या? किसी को देती है, किसी को रिजेक्ट कर देती है। अब कुछ लोगों को रिजेक्ट कर दिया। कायदा क्या बोलता है? रिफंड करने का। अब हम रिफंड कर रहे हैं, सामने वाले का एड्रेस चेंज हो गया, कुछ भी हो गया, जिस कारण से अब सामने वालों को हम एप्लीकेशन मनी नहीं दे पा रहे। अब क्या ये एप्लीकेशन मनी ये कंपनी की हो जाएगी क्या? नहीं, ये कंपनी इस पैसे को कहां ट्रांसफर कर देगी? आईईएफ है। बात समझ में आ रही है? अनपेड डिविडेंड तो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैसे इस फंड में जाते हैं। तो एक और है वो फंड, वो कौन सा? एक और पैसा है, वो कौन सा? एप्लीकेशन मनी। लेकिन एप्लीकेशन मनी वो वाला जो अलॉटमेंट के लिए दिया गया था, लेकिन आपने क्योंकि उसे अलॉट नहीं किया तो आपको रिफंड करना है। लेकिन कंपनी रिफंड कर रही है, लेकिन आप तक वो पैसा नहीं पहुंच पा रहा। मे बी आपने एड्रेस चेंज कर दिया या फिर कुछ भी आपकी इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या लिखा है? अनपेड डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट तो पढ़ चुके हो डिटेल में। डिपॉजिट मैच्योर हो गया है, देना है वापस, रिपे करना है, नहीं मिल रहा, जिसको देना है नहीं आया वो कंपनी के पास भी। नेक्स्ट क्या लिखा है? अनपेड मैच्योर डिबेंचर, डिबेंचर की मैच्योरिटी आ गई है। इंटरेस्ट ए से लेके डी तक, ए बी सी डी, चाहे वो डिविडेंड में मिलने वाला इंटरेस्ट हो, चाहे वो एप्लीकेशन मनी में, चाहे वो मैच्योर डिपॉजिट का हो, चाहे वो डिबेंचर की मैच्योरिटी का, इन सब में जो भी इंटरेस्ट है वो भी साथ में कहा जाएगा? इस फंड में जाएगा। बढ़ते आगे। ग्रांट एंड डोनेशन गिवन टू, इस फंड में डोनेशन दिया जा रहा है। कौन डोनेशन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर कौन दे रहा है? स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कंपनीज और एनी ऑफ द अदर इंस्टीट्यूट फॉर द पर्पस ऑफ द आईपीएफ। कोई भी अगर डोनेशन दे रहा है खुद से, एक्चुअली में क्या होती है, बहुत सारी एग्जेम्पशन, बहुत सारी छूट मिलती है जब आप इन फंड में कुछ डोनेशन देते हो। तो अगर ये सारे डोनेशन सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं या फिर कंपनीज के द्वारा दी जा रही है, तो ये पैसा इसी के लिए दिया जा रहा है, इसी फंड के लिए, तो उसी में जाएगा। ये तो स्पेसिफिक उसी फंड के लिए। इंटरेस्ट या फिर अदर इनकम रिसीव आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दी। अब आईपीएफ में भी पैसा रखा हुआ है ना, इस पैसे को क्या करेंगे? कहीं इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करके वहां से रिटर्न आएगा, उस रिटर्न को भी कहां डालेंगे? उसी फंड में डालेंगे, ताकि कहां किस पर्पस के लिए यूज कर सके? लोगों की भलाई के लिए। वो लोग कौन है हमारे इसमें? इन्वेस्टर, ठीक है, उसके एजुकेशन के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट, सेल प्रोसीड ऑफ द फ्रैक्शनल शेयर। फ्रैक्शनल शेयर्स किस केस में? इश्यू ऑफ द बोनस शेयर या फिर मर्जर अमलगमेशन फॉर द 7 और मोर ईयर्स। हो सकता है कंपनी ने मर्जर अमलगमेशन किया। मर्जर अमलगमेशन समझते हैं, दो कंपनी साथ में मिलकर काम कर रही है। चलिए, कंपनी ने मर्जर अमलगमेशन किया या फिर कंपनी ने क्या इशू किया? बोनस शेयर्स। तो एक कंप्लीट शेयर तो समझ में आता है, लेकिन कुछ फ्रैक्शनल शेयर्स होते हैं जो बच जाते हैं पॉइंट में। फ्रैक्शनल मतलब क्या? पॉइंट में। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बोला कि बच्चों आपको इक्विटी शेयर्स हैं आपके पास ऑलरेडी, मुझे आपको बोनस देना है। तो जब मैं आपको बोनस दूंगी तो एक आपके पास एक इक्विटी शेयर के बदले में आपको चार बोनस शेयर्स मिलेंगे। तो अगर आपके पास 10,000 है तो मैं आपको कितना दूंगी? एक शेयर के बदले में आपको 4 मिलने वाले। तो आपके पास अगर 10,000 है तो कितना मिलेगा? 40,000, ठीक है। लेकिन हो सकता है किसी के पास फ्रैक्शनल में हो तो पॉइंट में आ जाए। तो अगर ये पॉइंट में आ गए तो ये भी बच्चे बुच्चे शेयर्स है, तो इन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि उस बच्चे बुच्चे शेयर्स को क्या किया आपने? बेचा है। बच्चे बुच्चे शेयर्स को क्या किया है? बेचा। तो जो भी आपने बेच कर जो उसका पैसा आया उसे भी क्या करना है? कहाँ डालना है? फंड में डालना है।
रिडम्पशन, किसका रिडम्पशन हो रहा है? प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे डिबेंचर का रिडम्पशन हो रहा था, डिपॉजिट का रिडम्पशन हो रहा था, ऐसे किसका हो रहा है? प्रेफरेंस शेयर्स का। लेकिन नहीं अनपेड है, नहीं है अनक्लेम्ड फॉर द 7 ईयर्स, तो कहां डालने का? फंड में, या फिर सच अदर अमाउंट जो भी प्रिस्क्राइब्ड हो। तो चलिए, डिबेंचर का बचा हुआ पैसा, डिपॉजिट का बचा हुआ पैसा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बचा हुआ पैसा, ये सारी की सारी चीजें कहां जाएंगी? यहां जाएंगे। इवन डिविडेंड भी कहां जाएगा? इधर जाएगा। कितने पॉइंट्स हो गए? डिबेंचर, डिपॉजिट, प्रेफरेंस और डिविडेंड, ये तो समझ में आ गया। अब इन सब में मिलने वाले इंटरेस्ट भी कहां जाएंगे? इधर ही जाएंगे। ठीक है, अब फंड में जो भी पैसा है इसको कहीं इन्वेस्ट किया, उसका रिटर्न मिलेगा, वो भी यहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है? फ्रैक्शनल्स कुछ है उसे बेच कर निकला, या फिर क्या किया है सीजी ने? डोनेशन किया है इसी फंड में। ठीक, और एनी अदर सच अमाउंट। क्लियर है? पॉइंट गिनो, कितने पॉइंट से पूरे? कितने हैं? 9 है। कितने याद हो गए? चलो ध्यान देंगे। ए से लेके डी पॉइंट देखो, ए से डी तक क्या था? अनपेड डिविडेंड, अनपेड एप्लीकेशन, मैच्योरिटी डिपॉजिट, मैच्योरिटी डिबेंचर। ए से लेके डी पॉइंट तक ट्रांसफर करना ही है। ओनली आफ्टर दे हैव रिमेन अनपेड कितने साल हो जाएंगे? 7 साल। हमने डिविडेंड को लेकर ये चैप्टर में पढ़ा है। कब हमें ट्रांसफर करना था इस फंड में? 7 साल के बाद। तो 7 साल तक हम नहीं रख रही थी, तो इन शॉर्ट स्टार्टिंग के जितने भी ये जो 4 पॉइंट्स है उन सारे केसेस में आपको 7 साल तक रुकना पड़ेगा कंपनी के पास। ठीक है, उसके बाद बाकी सारे केसेस में 7 ईयर वाली नहीं है, अलग अलग कंडीशन सब में। ठीक, चलिए अब जो ये पैसा है ये किस पर्पज के लिए यूटिलाइज होगा? किस पर्पज के लिए यूटिलाइज होगा? हेडिंग, नाम ही क्या है फंड का? एजुकेट करना और प्रोटेक्ट करना। The fund in respect of the unclaimed dividend, mature deposit, mature debenture, application money due, refund interest, जो भी इन्होंने ऊपर बताया, उन्होंने बोला 1 से D तक क्या है, उन्होंने रिपीट बताया। ठीक है, क्या बताया? प्रमोशन किया जाएगा इन्वेस्टर के एजुकेशन को, अवेयरनेस को और प्रोटेक्शन को। इस फंड में रखा पैसा इस पर्पज के लिए यूज होगा। डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसको? डिसऑर्ज मतलब क्या होता है? जाओ देखो जल्दी निकालना। चलो वापस आ जाओ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी, अगर आपने डिसऑर्ज का एग्जैक्टली मीनिंग बताओ तो गलत तरीके से निकालना, गलत तरीके से यूज करना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट एनी डिसऑर्ज अमाउंट अमंग द एलिजिबल आइडेंटिफाइबल एप्लीकेंट्स फॉर द शेयर ऑफ डिबेंचर, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट हु हैव द सफर्ड लॉस। गलत तरीके से अगर इस पैसे को यूज किया गया है तो ये पैसा किसी और का था। किसका था? शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, किसी का भी था। ठीक है, जिसको भी लॉस हो रहा है तो वो एक्शन लेगा इन अकॉर्डिंग विद द ऑर्डर। कोर्ट जैसा बोलेगी। भाई कोर्ट की जगह पे आज सारे के सारे काम किधर शिफ्ट हो चुके हैं? एनसीएलटी के पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? रिइंबर्स किया जाएगा लीगल एक्सपेंस इनकर्ड बाय दी परसुइंग द क्लास एक्शन। ये क्लास एक्शन सुना है, क्या होता है? ग्रुप में जो केस फाइल किया जाता है, ग्रुप में एक्शन लिया जाता है। ठीक, सारे शोल्डर मिलकर जा रहे हैं। चलिए, एनी अदर पर्पस इनकर्ड, इन शॉर्ट वापस हम पढ़ क्या रहे हैं? इस फंड में जो भी पैसा था ऊपर हमने पढ़ा, इसका यूटिलाइजेशन कहां कहां होगा? इन्होंने पहला पॉइंट यूटिलाइजेशन नहीं बताया। पहला पॉइंट क्या बताया है? कौन सा पैसे की बात करे? सेकंड पॉइंट में बताया यूटिलाइजेशन। कहां यूटिलाइजेशन आएगा? एजुकेट किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा और प्रोटेक्ट किया जाएगा। फिर उन्होंने बोला है कि इसे क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किसी भी गलत तरीके से जिनका भी पैसा लिया गया है, किसी भी डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर को, फिर उन लोगों को ये क्या दिया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वो पैसा इनको दिया जाएगा। सरकार एट द एंड आगे आती है कि तुम्हें लॉस है, तुम्हारी भरपाई हम करते, तो किस अकाउंट से निकाल के दिया जाएगा? इस अकाउंट से निकाल के दिया जाएगा। रिइंबर्स किया जाएगा सारे के सारे जो भी लीगल एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा उठाया है, किसमें बच्चा? क्लास एक्शन सूट में। क्लास एक्शन सूट मतलब कि सब शेयर होल्डर मिलके जो आए उनके केस का लॉयर की फीस लगी होगी। ठीक है, ट्रिब्यूनल की बात करूं तो इसमें जो भी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है केस, जो भी फॉर्मेलिटीज में पैसा लगाओ, ये सारे खर्चे इन्हीं से निकाले जाएंगे। क्लियर है? चलिए, ये मैंने आपको शॉर्ट में पढ़ाया है, बस आपको यहां दिख रहा होगा। सेक्शन 125 का सबसेक्शन 2 दिख रहा है। द फॉलोइंग अमाउंट क्रेडिट इस फंड में जाएगा। चलिए, पहला मुझे बताओ क्या है? पढ़कर मुझे बताओ ये कौन सा वाला पॉइंट बोल रहा है? सीजी दे रही थी, सीजी ने दिया, और सेकंड वाला भी सीजी डोनेशन दे रही है। चलिए, ये अनपेड डिविडेंड ये तो समझ में आ गया। जनरल रेवेन्यू सीजी दे रही, सीजी के सारे पॉइंट उन्होंने एक साथ इकट्ठा कर दिए। चलिए, फिर उन्होंने क्या बोल दिया? इन्वेस्ट एजुकेशन फंड। सेक्शन क्या है? 205C ऑफ 1956। अच्छा समझना, हम कह रहे हैं 7 साल 7 साल 7 साल, लेकिन कुछ फंड
किसके अकॉर्डिंग होंगे? 1956। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? 2013। 2013 के हिसाब से कौन कौन से पैसे देने उसकी लिस्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे ही 1956 में भी दे रखे थे, तो उन्होंने कहा कि 1956 में जो लिस्ट दे रखे वो भी इसमें डालने का। ठीक है, फिर क्या बोल दिया? इनकम रिसीव आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड फ्रॉम द फंड। ये कौन सा वाला पॉइंट है? फंड में रखा पैसा आपने कहीं इन्वेस्ट किया, वहां से आया। अमाउंट रिसीव क्या दे दिया? सेक्शन 38। सेक्शन 38 में बोल रखा है कि इलीगल तरीके से अगर आप पैसा कमाते हो, उसी की बात करें, वो सारे पैसे भी रिम्बर्स इसमें डाले जाएंगे। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, ये तो समझ में आ गया होगा। रिफंड वाला केस, एप्लीकेशन मनी रिफंड करना है। मैच्योर डिपॉजिट समझ में आ गया, मैच्योर डिबेंचर समझ में आ गया, इंटरेस्ट जो भी एच से जे तक है। सेल प्रोसीड कौन सा वाला? फ्रैक्शनल शेयर जो कि बोनस मर्जर में रिडीम किया जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर या फिर एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट। क्लियर है? तो इन शॉर्ट बस इनका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा फैलाकर होता है, हमने क्रिप्स फॉर्म में पढ़ लिया। क्लियर है? फिर से इन्होंने ये बोल रखा है कि भाई यहां पर सारी वही सारी चीजें कि पैसा इसमें डाल देने का। क्लियर है? चलिए, यहां रूल 5 दिख रहा है। अब बच्चा आपने सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली, अब इस चैप्टर की चिल्लर चीजें, चैप्टर के एकदम एंड में जाओ, जल्दी से सबसे एंड में जाएंगे। पहुंचेंगे रेजोल्यूशन। ओल्ड सिलेबस वालों में दे रखा है क्या रेजोल्यूशन? चलो गुड। ये रेजोल्यूशन क्या होता है? ORSR पास करना। ठीक है, चलिए पहली सिचुएशन क्या दे रखी है? स्पेसमैन किसका? बोर्ड रेजोल्यूशन किस चीज का? डिक्लेरेशन ऑफ इंटरम डिविडेंड। सिचुएशन समझ में आ गई? एग्जाम में ये सिचुएशन लिखी होगी, एग्जाम में सिचुएशन दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि चलिए आप रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करिए। आपको दो मेन प्रोविजन तो बनते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ बनता है और लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ में क्या करते हैं? अथॉरिटी दी जाती है। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या देते हैं? मेन प्रोविजन। मीटिंग कौन सी है? बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, चलिए सबसे पहला हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करते हैं और एंड में खत्म करते हैं, मालूम है, अलग से क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ को एकदम छोड़ो, सेकंड पैराग्राफ एक बार रीड करो, सॉरी लास्ट पैराग्राफ रीड करो, मुझे बताओ क्या ये वही है जो हमने समझा था? लास्ट पैराग्राफ हर रेजोल्यूशन का सेम होता है जिसमें हम ऑथराइजेशन देते हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं डिविडेंड डिक्लेयर करना, तो ये डिविडेंड डिक्लेयर करने को लेकर जितनी भी बातें हमें आरओसी तक पहुंचानी है, इसके लिए हमने एक डायरेक्टर को ऑथराइजेशन दे दी है। अब आपकी मर्जी डायरेक्टर को देना है या सीएस को देना, वॉट एवर यू वांट। ठीक है, तो मिस्टर जो भी डायरेक्टर नाम और फिर क्या बोल दिया? सीएस। यहाँ पे डायरेक्टर और यहाँ पे कौन है? सीएस है। दोनों में से इन्होंने दोनों को काम दे दिया। बी हेयर बाय ऑथराइज टू जॉइंटली साइन डिविडेंड वारंट टू इशू ऑन दी सेट बैंक, जो भी सेट बैंक, जो भी एनी अदर लॉ एप्लीकेबल होगा। किसी बीटी वही बातें हैं, पक्का। फर्स्ट पैराग्राफ में आओ, क्या लिखा है? रिजॉल्व दैट इंटरिम डिविडेंड। थोड़ी सी फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ रहता है ये हमेशा सारी इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात कर देता है। आप कितने का इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो, क्या परसेंटेज है, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन दी है। इसके बाद उन्होंने बोल रखा है प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ, बता दो किस प्रॉफिट में से निकाल के दे रहे हो, या तो करंट प्रॉफिट होता है या फिर क्या होता है? प्रीवियस भी होता है ना। फर्स्ट पैराग्राफ आपका वही लीगल प्रोविजन होता है जो आप पढ़ते हो। तो इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो, इंटरिम डिविडेंड कितना दे रहे हो, कहां से दे रहे हो, करंट प्रॉफिट से, प्रीवियस प्रॉफिट से, ये सारी चीजें। ठीक है, टू दोज ऑफ द कंपनीज हुज नेम, नाम दे रखा है। ठीक है, खत्म। सेकंड में क्या लिखा है? फटाफट बताओ, सेकंड में क्या लिखा है? एक सेपरेट बैंक ओपन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या लिखा है? डायरेक्टर को और सीएस को क्या दिया है? ऑथराइजेशन, क्या करने के लिए? बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। लेकिन ये दोनों उन्होंने अलग अलग बना दिया है, हम एक ही बनाएंगे, हम एक ही बनाएंगे और पूरे काम दे देंगे। इन्होंने बार बार ऑथराइजेशन दे रखी, शायद इनको अलग अलग डायरेक्टर को अलग अलग काम देना होगा। एक डायरेक्टर को बोल दिया आप बैंक अकाउंट ओपन करो और एक डायरेक्टर को बोल दिया आप बाकी की आरओसी की फॉर्मेलिटीज दो। हम क्यों दो दो करें, हम तो भैया एक ही डायरेक्टर को दोनों काम दे देंगे कि आप ही बैंक अकाउंट ओपन का काम कराओ, आप ही ऑथराइजेशन हमने आपको दे रखी कि आरओसी में जो भी फाइलिंग करनी है आप वो करो। तो हम इसको क्या एक ही पैराग्राफ बना सकते हैं? ऊपर ऊपर, क्योंकि कंटेंट ज्यादा है, हमें अकाउंट भी ओपन करना है, हमें थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन भी देनी, तो इसलिए जब इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है तो आपको क्या करना है, इसको दो पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? नेक्स्ट एक बार हेडिंग देखो क्या लिखा है? प्रेफरेंस शेयर की बात हो रही है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है? बोर्ड रेजोल्यूशन है,
और क्या दे रखा है, इक्विटी आउट ऑफ प्रॉफिट। फिर क्या लिखा है, आपकी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी कैसी रहेगी। तो यहां पर हम पढ़ क्या रहे हैं, पॉलिसी कैसे बनाना है। तो इन्होंने कहा देखो ये पॉलिसी में ये सारी बातें, कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, याद होगा अगर आपको याद है, अंदर वो सारे बस पॉइंट्स लिखे उन्होंने पॉलिसी के, ये लंबी चौड़ी, ये यहाँ पे जाके पॉलिसी खत्म होता है। तो इन शॉर्ट स्टार्टिंग में रेजोल्यूशन दे रखा है और एंड में क्या दे रखी है, पॉलिसी कैसे बनाना है। एक बार वन रीड करोगे और एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करोगे। कौन सा वाला रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करोगे, पॉलिसी बस रीड करना है, ठीक है ना। ओल्ड सिलेबस के मेन बुक के अंदर पॉलिसी है क्या, तो फिर नहीं है तो मत टेंशन लो, तुम्हें फिर टेंशन नहीं लेनी है। पॉलिसी बाकी सबको रीड करना है, ठीक है, लेकिन रेजोल्यूशन तो ओल्ड और न्यू दोनों को बनाना है, ठीक है। ये वाला रेजोल्यूशन बनाएंगे, ये होमवर्क है अपने खुद के ओन वर्ड्स में, क्लियर है। चलिए पीछे से चल रहे हैं, ये हो गया, बढ़ू आगे। हेडिंग देखो क्या लिखा है, SS3 कुछ सुना सुना है, क्या है बताओ, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। ये सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड क्या बोलता है, SS3 बोलता है डिविडेंड डिक्लेयर करना। किसने दे रखा है, आपके इंस्टीट्यूट ने रिकमेंड कर रखा है, ठीक। चलिए इंस्टीट्यूट ने रिकमेंड कर रखा है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है ये जो SS3 है इक्वली एप्लीकेबल है फाइनल में भी और इंटरिम में भी। मतलब फाइनल डिविडेंड के लिए भी हमने बातें कर रखी है और किसके लिए बोल रखी है, इंटरिम, दोनों में सेम तरीके से एप्लीकेबल होगा, ये क्लियर है। इन्होंने कहा बहुत सारे एक्ट हैं, सबसे पहला एक्ट किसका, कंपनीज एक्ट। फिर क्या बोल दिया उन्होंने, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर क्या बोल दिया, सेबी के LODR। फिर इन्होंने क्या बोल दिया, इनकम टैक्स एक्ट। याद करो हम लोग अंदर इनकम टैक्स एक्ट भी पढ़ रहे थे डीम डिविडेंड को लेकर, तो ऐसे बहुत सारे एक्ट है। अब इतने सारे एक्ट डिविडेंड को लेकर इतनी सारी बातें करेंगे और SS3 भी क्या करेगा, इतनी सारी बात करता है। कल को अगर झगड़ा हो गया, कल को अगर झगड़ा हो गया, द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और सच एप्लीकेबल लॉ शेल बी प्रिवेल। इन्होंने साफ साफ बोल दिया है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड से मतलब क्या है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड SS3 और एनी पार्ट ऑफ जो इंस्टीट्यूट ने दे रखा है वो इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट और अदर एप्लीकेबल लॉ। अदर एप्लीकेबल लॉ और एक्ट की बात हो रही है। सबसे पहले एक तरफ हमारा कंपनीज एक्ट है, एक तरफ हमारा सेबी है, एक तरफ सेक्रा है, इनकम टैक्स, ये चार एक्ट एक तरफ हो गए, एक तरफ SS3। अगर जब आप ये काम कर रहे हो, ये काम फॉलो करते वक्त SS3 इनसे झगड़ा करता है, डिस्प्यूट करता है, मतलब SS3 कुछ और बात करता है और ये वाले एक्ट कुछ और बात करता है, हमेशा कौन प्रिवेल करेगा, एक्ट प्रिवेल करेंगे, SS3 प्रिवेल नहीं करेगा, तो मतलब कंपनीज एक्ट जीतेगा। कंपनीज एक्ट में कुछ बातें लिखी है, SS3 में कुछ और बातें लिखी है, दोनों अगर सेम बातें कर रहे हैं तो टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। कंपनीज एक्ट बोलता है चलो डिविडेंड डिक्लेयर करते वक्त आपको ये 3 बातें ख्याल रखना है, SS3 बोलते हैं 3 नहीं, आपको 5 बातें ख्याल रखना है, तो भाई एक्स्ट्रा कंप्लाइंस कर लो। लेकिन अगर दोनों में कुछ ऑपोजिट लिखा है, ये बोल रहा है ये करना और ये बोल रहा है ये नहीं करना है, तो किसकी बातें मानना है, कंपनीज एक्ट की। किसकी मानना है, कंपनीज एक्ट। तो साफ साफ यही बोल रखा है कि कौन प्रिवेल करेगा, एक्ट प्रिवेल करेगा, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड SS3 प्रिवेल नहीं करेगा, याद रहेगा। चलिए इन्होंने फिर क्या बोल दिया, नॉट अप्लाई। अगर कंपनी कौन सी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल एंड डज नॉट डील विद द डिविडेंड, क्योंकि शेयर कैपिटल नहीं है, वो डिविडेंड नहीं दे रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि SS3 एप्लीकेबल होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे हमें 3 बातें ख्याल रखनी है। SS3 क्या है, डिविडेंड डिक्लेयर करने को लेकर बात करता है। हमारे इंस्टीट्यूट ने सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड दे रखे, एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज दे रखे, लेकिन ये एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज है, मेन एक्ट में कुछ और लिखा और एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज में कुछ और लिखा है, तो हमेशा कौन जीतेगा, मेन एक्ट जीतेगा, क्लियर है। लेकिन अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, डिविडेंड नहीं देना है, तो क्या SS3 में आएगी बात। SS3 तो बोलता ही डिविडेंड डिक्लेयर को लेकर है, जिस कंपनी में डिविडेंड ही नहीं देना उस कंपनी में SS3 लगेगा नहीं। 3 बातें याद रहेंगी, खत्म। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, प्रोसीजर, मतलब ये पूरी प्रोसीजर होगी किसको लेकर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व। किस रिजर्व की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली फ्री रिजर्व, इसे जनरल रिजर्व भी बोल सकते हैं, जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व एक ही होता है, ठीक। आ जाओ, मत देखो, अब मुझे पहले बताओ प्रोसेस में क्या होगा अगर आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है। सबसे पहला काम क्या होता है, बोर्ड मीटिंग। दूसरा काम क्या होता है, जनरल मीटिंग। करोगे ना जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में प्रपोज, जनरल मीटिंग में डिक्लेयर, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, ROC को फाइलिंग वगैरह करना पड़ेगा, अथॉरिटी रेजोल्यूशन, सारी चीजें बेसिक बेसिक। इन्होंने कहा सबसे पहले नोटिस दो, किसको नोटिस देंगे,
मतलब बोर्ड मीटिंग होगी, नोटिस दिया किसको, डायरेक्टर को। ये पूरे लंबे चौड़े पैराग्राफ में क्या लिखा है मैं बता रही हूँ। नोटिस दिया डायरेक्टर को, क्योंकि डायरेक्टर को नोटिस दिया तो बोर्ड मीटिंग हो गई। बोर्ड मीटिंग में प्रपोज किया गया, क्या प्रपोज किया गया, डिविडेंड को लेकर। हम इस साल के प्रॉफिट से दे रहे हैं, पिछले साल के प्रॉफिट, जो भी यहाँ पे डिस्कस हुआ। और साथ में इसी मीटिंग में डिस्कस होगा कि जनरल मीटिंग कब करवानी है, एजीएम कब करवानी है, जिसमें हम ये बातें किसके सामने रखेंगे, शोल्डर के सामने, ताकि वो इसे क्या कर सके, रिजॉल्व कर सके। क्लियर है। तो इतनी लंबी चौड़ी बातें यही लिखा है कि भाई टाइम, प्लेस, डेट, ये सारी चीजें फिक्स करो एजीएम का। दूसरा क्या लिखा है, इंश्योर करो। क्या इंश्योर करो, कंपनीज एक्ट के साथ साथ आपको रूल्स, रूल में जो कुछ लिखा है वो सारी फॉर्मेलिटी फॉलो करो, घिसी पिटी बातें। नेक्स्ट क्या लिखा है, कैलकुलेट करो प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर से देख रहे हो, टेक ओनली द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये इन्होंने क्या बोल रखा है कि भाई बोर्ड मीटिंग में प्रपोज किया था प्रॉफिट देख लो कितना है, लेकिन कौन से प्रॉफिट को देखना, आफ्टर टैक्स। इंश्योर कर लो कि अमाउंट जो प्रॉफिट है, ठीक है, अमाउंट ट्रांसफर, पूरे जो रिपेड रिजर्व है, ये सारे रिजर्व्स है, इन सबको ध्यान रखकर कि रिवैल्यूएशन वाला मत डालना, नोशनल गेन मत डालना, और क्या था एक और था, अनरियलाइज गेन मत डालना। वो ये बातें कर रहे। फिर उन्होंने कहा कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो भाई आपका तो काम बनता है आपको किसको बताने का है, स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टेड हो तो किसको बताना है, स्टॉक एक्सचेंज को। चलिए, इशू करो नोटिस एजीएम का। एक्चुअल में 21 डेज पहले नोटिस देना पड़ता है। जब भी एजीएम कंडक्ट होती है, हम जनरली बोलते हैं कि एजीएम हो रहा है उसका नोटिस दे, तो नोटिस कितने दिन पहले देना होता है, 21 डेज। अगर कंपनी लिस्टेड है तो प्लीज ये नोटिस किसके पास जाएगा, जनरल मीटिंग का, स्टॉक एक्सचेंज के पास भी। ओपन करना एक सेपरेट बैंक और उस सेपरेट बैंक में पैसे डालने, कितने दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर। ये 5 दिन कहां से, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अब आपको पेमेंट भी करनी है, कितने दिन के अंदर। अब ये पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, कैश, काइंड में नहीं, कैश में कर सकते हैं, काइंड में नहीं। अब ये कैश कैसे दे सकते हैं, चेक के थ्रू, वारंट के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये कुछ अलग बताया उन्होंने प्रोसीजर। ये प्रोसीजर देख ली। अब एक बार देखो, ये लंबा चौड़ा आपको टेबल दिख रहा है, इसके हेडिंग में आओ और हेडिंग बताओ क्या लिखा है। प्रोसीजर किसका, प्रोसीजर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट किसका, फाइनल डिविडेंड। मतलब ये अगर फाइनल डिविडेंड का है तो इंटरम डिविडेंड का भी दिया होगा। बस हेडिंग देखो, पहला क्या लिखा है। अभी आपने क्या पढ़ा था, आपने भी प्रोसेस तो पढ़ी थी, वो शॉर्ट में पढ़ी थी। इन्होंने कहा लंबी चौड़ी, नोटिस दे दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। फिर क्या लिखा है, कौन इंटीमेट करेगा, अगर कंपनी क्या है, लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज को। फिर क्या करो, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करो। उसमें इन्होंने बातें बता के कि इस बोर्ड मीटिंग में क्या डिस्कस करोगे। फिर क्या है, ट्रांसफर रिजर्व, प्रॉफिट आए तो आप सारे रिजर्व में डालते हो, फिर बचा बचा फ्री रिजर्व में, फिर वहां से डिविडेंड देने का सोचते हो। डिस्क्लोज करो ये बात किसको, बोर्ड मीटिंग हो चुकी है, बोर्ड मीटिंग का क्या कंक्लूजन आया, लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को बताए कि प्रपोज जो किया है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हाँ बोला कि ना बोला। फिर क्या लिखा है, नोटिस टू बुक क्लोजर। ये ज्यादा डिटेल में दे रखा है क्योंकि हमें क्या करना है, अब डिक्लेयर करने से पहले, याद है, डिक्लेयर करने से पहले रिकॉर्ड डेट फाइनल कर लो। चलो, फिर उसके बाद क्या है, डिविडेंड डिक्लेयर कहाँ होगा, एजीएम में, मेंबर हाँ कहेंगे। फिर क्या लिखा है, अब रजिस्टर क्लोज कर दो, जो डेट को बोला था अब वो क्लोज कर दो। फिर क्या बोल रखा है, बोर्ड रिपोर्ट में ये बातें लिख देना कितने दिन के लिए बुक आपकी क्लोज हुई है। फिर क्या लिखा है, बोर्ड कमिटी मीटिंग अप्रूविंग दी रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन जो भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, एजीएम में बैठ के कैसे डिक्लेरेशन होगी, ये पूरी उन्होंने इतनी डिटेलिंग बताई है, डिटेलिंग में बिल्कुल मत जाना। फिर क्या लिखा है, डिविडेंड अच्छे से दे दिया। फिर क्या लिखा है, 5 दिन के अंदर एक सेपरेट बैंक अकाउंट, 30 दिन के अंदर पेमेंट, पेमेंट करने के तरीके कैश, काइंड में नहीं, वो कैश किस फॉर्म में, चेक, वारंट और इलेक्ट्रॉनिक मोड, यही सारी चीजें दे रखी है। फिर क्या लिखा है, डिविडेंड में टैक्स लगेगा, कंपनी में लगेगा कि शेयर होल्डर में, शेयर होल्डर में लगेगा। वेरी गुड। प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, डिविडेंड वारंट। अगर चेक दे रहे हो तो चेक रखा है फाड़ के दे देगा, है ना, अदरवाइज वो क्या करेगा, वारंट। तो वारंट को पहले प्रिंट करना पड़ेगा ताकि दे सके। वारंट में डिटेल लिखा रहता है, नाम लिखा रहता है, बैंक अकाउंट ट्रांसफर किसको करना है, सारा एड्रेस। डिस्पैच करना है क्या, डिविडेंड वारंट, किसके घर देना पड़ेगा, शेयर होल्डर। इंस्ट्रक्शन टू ऑल दी स्पेसिफिक ब्रांचेस, सारे स्पेसिफिक ब्रांचेस को बोल दिया कंपनी के पास आओ मत वारंट लेकर, हमने बोल दिया हमारी ये ब्रांचेस है बैंक की, जिस भी शेयर होल्डर का इस ब्रांच में आए वो वारंट लेकर आए, बैंक आपको सीधे हाथ में पैसे दे देगा। इट इज जस्ट लाइक अ चेक, मैंने बताया था, जैसे चेक में मिलता है पैसा सीधा बैंक अकाउंट में, तो ये वारंट लेके जाओ आपको पैसा मिल जाएगा।
फिर क्या करेंगे, न्यूज़पेपर में डाल दो कि भैया हमने अच्छे से सारे काम कर दिए। अगर पैसा बच गया तो फिर पहले पहले अनपेड अनक्लेम एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर। इन्होंने बताया नहीं लेकिन तुम जानते हो इसके आगे का भी स्टेप। 90 डेज के अंदर लिस्ट बना के वेबसाइट में डाल दो, 7 साल तक अपने पास संभाल के रखो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, उसके बाद इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में डाल दो। बताया उन्होंने, तुम लोग तो और आता है ना। हाँ क्या, हाँ वो हमने क्या पढ़ा था, एक क्लैरिफिकेशन दे रखा था, 7 साल तक रखा है कॉन्जिक्यूटिवली, लगातार। बीच में अगर किसी ने पैसे ले लिए तो लगातार टूट गया ना, तो फिर दोबारा से 7 साल। कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड मतलब क्या आता है, लगातार 7 साल। 7 साल में अगर ये ब्रेक हो गया, मतलब किसी ने आके पैसा ले लिया तो ये ब्रेक हो गया, तो फिर से 7 साल चालू होगा, क्योंकि 7 साल से मतलब लगातार 7 साल होने चाहिए। क्लियर है? हाँ, जिनका ब्रेक हो गया उनके लिए एक्स्ट्रा, जिनका ब्रेक नहीं हुआ तो लगातार है ना। ठीक, चलो ये तो था फाइनल। बच्चों एक और टेबल दिख रही है, इसके ऊपर जाओ, बताओ क्या लिखा है, क्या लगता है? पूरे चैप्टर में सेम सेम तो पढ़ा हमने। वेरिफिकेशन फ्रॉम दी, एक बार देख लो, इंटरम डिविडेंड दे सकते हैं, आर्टिकल में पावर है कि नहीं, बोर्ड मीटिंग लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज सेम है, सब सेम है बच्चा, सब सेम है। पढ़ लोगे एक बार, चलो ये इंपॉर्टेंट है, आ जाओ क्या लिखा है हेडिंग। इन्होंने कहा आपको पनिशमेंट मिलेगी कब, अगर आप फेल हो जाओगे। किस में फेल हो जाओगे? इन्होंने साफ साफ बोल दिया है, कंपनी को क्या बोला गया था, 30 डेज में पेमेंट कर दो। अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट में डाल दो, उनके डीमैट अकाउंट में डाल दो, डीमैट अकाउंट के साथ जो सेविंग अकाउंट है उस सेविंग अकाउंट में पैसे डाल दो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। चेक दे दो या फिर क्या दे दो, वारंट दे दो। और वारंट तो प्रिंट करना था ना। इन्होंने कहा कंपनी ने पोस्ट कर दिया है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, तुम्हारे तक पहुंचे नहीं पहुंचे ये अब कंपनी की गलती नहीं है। कंपनी को बस ये प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि भाई उन्होंने क्या किया है, रजिस्टर्ड पोर्ट से या स्पीड पोस्ट से इसे भेज दिया है, उनके पास इसकी एक स्लिप होगी, ये एज अ प्रूफ कंपनी अपने पास रखेगी। इन 30 दिनों में भेज देना है, पहुंचते पहुंचते 30 दिन से ज्यादा लग गए तो कंपनी की इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं है। When dividend has been declared by the company not been paid, पे नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, या फिर the warrant respective has not been post, देखो वारंट को लेके क्या बोल रखा है, पोस्ट नहीं किया, मतलब 30 दिन के अंदर पोस्ट कर दो। इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे रहे हो तो 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दो। समझ में आ रहा है? तो वारंट चेक अगर पोस्ट नहीं किया है आपने 30 दिन के अंदर, या फिर पेमेंट नहीं किया 30 दिन के अंदर, तो यस आप डिफॉल्टर हो। अगर आप डिफॉल्टर हो तो कंपनी डायरेक्टर भी फंस गया और कंपनी, दोनों को पनिशमेंट मिलेगी, दोनों को फाइन लगेगा। अमाउंट एक बार रीड कर लेना। नीचे आ जाओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नो ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी हैव बीन कमिटेड। जनरल रूल ध्यान दो, जनरल रूल क्या है, 30 दिन के अंदर पेमेंट करनी है, अदरवाइज क्या लगेगा, फाइन लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी, जो भी इन्होंने दे रखा है। एक्सेप्शन, नहीं किया तो भी आप बच जाओगे, सेफ साइड हो। तो ये वाला पोर्शन है इसमें इंपॉर्टेंट, रीड कर रही हूं यहाँ। सर्कमस्टांसेस अंडर विच नो ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन डीम टू बी कमिटेड, हम मानेंगे कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। 30 दिन के अंदर ये नहीं हुआ तो भी आपकी गलती नहीं है। जनरल तो 30 दिन के अंदर करना है ना। कब ऐसा हुआ, चलिए, डिविडेंड इज नॉट पेड बाय द रीजन ऑफ, क्या लिखा है, मतलब ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ। लॉ ने मना कर दिया, उन्होंने रोक दिया, उनके कारण डिले हो गया, कुछ काम चल रहा था, लॉ ने रोक दिया। 30 दिन के अंदर आप क्यों नहीं पेमेंट कर पा रहे, बिकॉज ऑफ लॉ। कंपनीज एक्ट ने ऐसी कुछ बातें कर दी, कंडीशन कर दी। मान लो आपका कुछ आईबीसी चल रहा है, इंसॉल्वेंसी बचाने का ट्रायल चल रहा था, ऐसा कुछ चल रहा है, कुछ भी व्हाटएवर, तो फिर उन्होंने कहा कि आपको एक्सेप्शन मिल रहा है, आप बच जाओगे। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, द शेयरहोल्डर हैज गिवन द डायरेक्शन टू द कंपनी। होता क्या है, पहले प्रपोज किया जाता है, फिर जनरल मीटिंग में उसे क्या किया जाता है, एजीएम में क्या किया जाता है, डिक्लेयर बाय द शेयरहोल्डर। जब वो क्या कहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं ना। अब एक्सेप्ट करते वक्त वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मर्जी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज किया हम 100 करोड़ का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने का सोच रहे हैं, प्रपोज किया है। आज एजीएम भी आप लोगों से डिस्कस हो रहा है, आप लोगों कंपनी के मेंबर, आपने कहा कि 100 करोड़ मत करो,
थोड़ा सा कम करते हैं 50 करोड़, तो आपने अलग से डायरेक्शन दिया है। अब इस डायरेक्शन में इस काम को करने में, क्योंकि शेयरहोल्डर ने हमको बोल रखा है कुछ एक्स्ट्रा काम करने को, कुछ मॉडिफिकेशन करने को, इसमें लग रहा है टाइम। तो अगर इनमें टाइम लग रहा है तो भी ये जेन्युइन केस है, तो अगर 30 दिन के अंदर नहीं होता है तो भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। रीड कर रही हूं। शेयरहोल्डर हैज गिवन डायरेक्शन टू द कंपनी रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। पेमेंट को लेकर उन्होंने कुछ डायरेक्शन दे दिया कि भैया ये मोड मत दो, कोई दूसरा दो, लीगल मोड ही बताया उन्होंने, ठीक है। दोस डायरेक्शन कैन नॉट बी कंप्लाइड एंड द सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड टू हिम। हमने साफ साफ बोल दिया कि आपने हमें कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज करने को बोला था पेमेंट को लेकर, जो अभी हम कर रहे हैं, जिसमें लग रहा है टाइम। तो अगर ये 30 दिन के अंदर नहीं होता तो भी आप नहीं फंसोगे, आप ठीक काम कर रहे हो, जैसा कर रहे हो करते रहो। क्लियर है? पहले दो एक्सेप्शन, पहला क्या है, ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण डिले हुआ। दूसरा, शेयरहोल्डर ने कुछ एक्स्ट्रा काम बोला था जिस कारण से डिले हुआ, ठीक है, अलाउड है। नेक्स्ट, डिस्प्यूट रिगार्डिंग दी, किसे डिविडेंड मिलेगा, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, मुझे मिलेगा मुझे मिलेगा। लेकिन जनरल रूल क्या बोलता है, रजिस्टर्ड में ट्रांसफर का नाम लिखा है, ठीक है, कायदे से मिलना चाहिए था, पब्लिकली न्यूज़पेपर में अनाउंस कर दिया ये कंपनी डिविडेंड देने वाली है, मुझे पता चल गया, मुझे शेयर्स मैंने खरीदे हैं। कायदा बोलता है जिसका नाम लिखा है उसी का होगा, तो कंपनी तो सीधे से उसको उठा के देने वाली है। लेकिन डिविडेंड अभी बटा नहीं है, अभी तो न्यूज आई है न्यूज़पेपर में, मैं पहली कंपनी के पास पहुंच गई, कंपनी मुझे देना, कंपनी बोलेगी नहीं नहीं रजिस्टर में जिसका नाम लिखा है मैं तो उसको दूंगी। तो अब मैं झगड़ा हो गया मेरा, किसके साथ, ट्रांसफर के साथ। तो अब कंपनी क्या कहेगी, तब भी क्या उसे देखे रहेगी, पहले डिस्प्यूट हो जाएगा, एनसीएलटी में केस चला जाएगा, एनसीएलटी में केस चला जाएगा, अब डिस्प्यूट रिजॉल्व होने में टाइम लगेगा, तो तब तक के लिए इंजंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय इंजंक्शन, स्टे ऑर्डर। तो भैया एनसीएलटी बोल देगी, स्टे ऑर्डर लगा देगी, भैया कंपनी रुको, ट्रांसफरर को मत दो जब तक डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो जाता। तो अभी मैटर क्या है, डिस्प्यूट में है कि किसे मिलेगा अभी नहीं पता है, तो इसीलिए डिले हो गया। बाकी सबको दे दिया है, उनको नहीं दिया गया है, तो 30 दिन के बाद भी देंगे क्या तो भी चलेगा, हाँ, विदाउट एनी पेनल्टी, विदाउट एनी फाइन। डिविडेंड हैज बीन लॉफुली एडजस्टेड, क्या किया, कंपनीज एक्ट नहीं, या फिर लॉफुली एडजस्ट कर दिया, मतलब किसने कर दिया, एनसीएलटी ने, ऑर्डर के अकॉर्डिंग हुआ। द कंपनी अगेंस्ट एनी सम ड्यू फ्रॉम द शेयरहोल्डर, शेयरहोल्डर से कुछ लेना देना बचता था, ठीक है, जनरल रूल नहीं होता है, लेकिन लॉफुली तरीके से इसे अगर किया गया है तो इसमें 30 दिन से ज्यादा लग रहा है, डिले हो रहा है तो भी चलेगा। लास्ट बोलता है एनी अदर रीजन द फेल टू पे डिविडेंड, या फिर पोस्ट करने में विद इन 30 डेज, एनी अदर है लास्ट पॉइंट। तो इन शॉर्ट कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट क्या बोलता है, लॉ के कारण, ऑपरेशन ऑफ लॉ। दूसरा, शेयरहोल्डर ने डायरेक्शन दिया था। तीसरा, डिस्प्यूट चल रहा है कि किसे मिलेगा। नेक्स्ट, लॉफुली एडजस्ट कर लिया, शेयरहोल्डर से कुछ लेना देना बनता था, ठीक है, लेना देना बनता था मतलब शेयरहोल्डर को, कंपनी को पैसे देने, शेयरहोल्डर ने भी कुछ ले रखा था, तो इसका क्या चल रहा है अभी, सेट ऑफ चल रहा है। लेकिन ये जो सेट ऑफ है ये खुद से कंपनी ने और शेयरहोल्डर ने नहीं किया, ये किसने करवाया है, लॉफुली हुआ है, मतलब बाय द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। अगर ये हो रहा है तो ऐसा, तो इन सब में अगर टाइम लग रहा है तो चलेगा, या फिर एनी अदर रीजन। क्लियर है बच्चा, ये था इसमें इंपॉर्टेंट, बाकी तो चिल्लर है। क्या बोला, कौन सी कंपनी, इनकेस ऑफ निधि कंपनी, इन्होंने कहा निधि कंपनी में ये अप्लाई है, मतलब ये भी डिविडेंड देगी अपने ही लोगों को, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, जो भी डिविडेंड पेबल किया जाएगा टू अ मेंबर, कितना दिया जाएगा, इज 100 रुपीज और लेस। ये क्या बात कर रहे हैं, निधि कंपनी है, डिविडेंड कितना दे रहे हैं, पैसे अगर कम दे रहे, कितने से कम, 100 रुपए से कम बोला ना, 100 रुपीज और लेस मतलब क्या, 100 रुपए उससे कम। सेक्शन 127 तब अप्लाई होगा जब डिविडेंड ज्यादा नहीं है, डिविडेंड कम का है तो अप्लाई होगा। शेल बी सफिशिएंट कंप्लायंस, और साथ में प्रोविजन ऑफ सेक्शन आपको फॉलो करना है, कुछ नहीं, चिल्लर पॉइंट है, कम पैसे दिए जाएंगे तो निधि कंपनी में ये सेक्शन एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर है, चिल्लर पॉइंट। अब फटाफट केस रीड करो, केस हुआ तुम्हारा, कंक्लूजन मत रीड करना प्लीज बच्चा, ट्राई करो खुद से, एग्जाम में ऐसे केसेस आते हैं। क्वेश्चन साफ साफ क्या बोलता है, कंपनी ने क्या कर दिया, क्या लिखा है, डिक्लेयर हो गया है। अगर डिक्लेयर हो गया है तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या पीछे स्टेप बैक कर सकता है, नहीं। कंपनी ने 16 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। नाउ द बोर्ड वांट टू रिवोक, रिवोक मतलब क्या, कैंसिल, कैंसिल करना चाहता है डिक्लेरेशन इन द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑन दी 3 नवंबर। तुम सीएसओ एडवाइस करो बोर्ड को, क्या वो ये ऐसा कर सकते हैं, द डायरेक्टर कैन डू सो। एक्सेप्शन तो पढ़े हमने,
इंटरिम। इंटरिम डिविडेंड प्रपोज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डिक्लेयर कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक बार डिक्लेयर कर दिया, अब क्या वो पीछे जा सकते हैं? नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। ठीक। अब मुझे बताओ, ये तो हमें समझ में आ गया पीछे नहीं आए, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। क्या इसमें एक्सेप्शंस एप्लीकेबल होंगे? सोचो एक बार। एक्सेप्शन की बात करूं, कहां पहुंच गई? एक्सेप्शन अभी बढ़े ना अपन ने, कि नहीं भी पे करोगे इसमें एप्लीकेबल होगा। कंफ्यूज करूं, कहीं से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक्सेप्शन क्या थे? 30 दिन के अंदर पेमेंट करो, नहीं करोगे डिले हो जाएगा तो भी चलेगा, तो डिले ना, यहाँ तो ये मैटर ही नहीं हो रहा, तो एक्सेप्शन बिल्कुल भी मत सोचना। कंफ्यूज कर रही हो और हो गए अपन। एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे ही कंफ्यूज करता है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। आंसर यस है कि नो? रिवोक कर सकते हैं? नहीं, रिवोक बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि रीजन बिहाइंड दिस हमने पढ़ा था लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में साफ साफ बोल रखा था, एक बार डिक्लेयर हो गया पीछे नहीं जाएंगे। ठीक, पक्का पक्का। देखो, उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए भी यही दे रखा है। ये सब क्या दे रखा है? एक्सेप्शन दे रखे। इन द गिवन केस इंटरिम डिविडेंड हैज टू बी पेड। गिवन केस में इंटरिम डिविडेंड क्या करना पड़ेगा? पेड। कैन नॉट बी रिवोक वंस इट इज डिक्लेयर। एक्सेप्शन गिवन अबव नॉट अप्लाई इन द गिवन केस। इन शॉर्ट, कैंसिल नहीं कर सकते, खत्म। यही लिखा है उन्होंने, घिसी पिटी बातें। क्लियर है? हेडिंग देखो, हेडिंग में क्या लिखा है? डिविडेंड। डिविडेंड लेने का राइट, या फिर राइट शेयर्स किसको मिलेंगे, या फिर बोनस शेयर्स किसे मिलेंगे? भाई, जिसका नाम रजिस्टर में लिखा है उसी को मिलेंगे, यही तो रूल बोलता है। लेकिन स्टिल क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया। जैसे अभी हमने पीछे वाले टॉपिक में पढ़ा था कि भाई हमने डिक्लेयर किया, ट्रांसफर ही पहुंच गया, क्या बोलकर कि भाई मुझे दो, भले नाम उसका लिखा हुआ है, आपस में झगड़ा हो गया, स्टे ऑर्डर लगा दिया, तो ये लिखा है। एबेंस मतलब क्या था? एबेंस मतलब क्या था? टेम्परेरी पीरियड के लिए सस्पेंड किया गया है। तो उन्होंने कहा डिविडेंड किसको मिलेगा? अभी कुछ टाइम के लिए सस्पेंड है। राइट इशू किसको मिलेगा? क्योंकि फिर से झगड़ा हो जाएगा ना कि राइट इशू किसको दिया जाता है? एग्जिस्टिंग शोल्डर। अब एग्जिस्टिंग शोल्डर ट्रांसफर है कि ट्रांसफर ही है? डिस्प्यूट। कायदा जनरल रूल क्या बोलता है? जिसका नाम रजिस्ट्रेशन रजिस्टर में, लेकिन फिर भी झगड़ा तो हो ही रहा है ना। चलिए, बोनस शेयर्स किसको मिलेगा? ये सब अभी थोड़े टाइम के लिए क्या है? पेंडिंग है। अभी हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, अभी हम किसी को कुछ भी ट्रांसफर नहीं करें। राइट इश्यू बोनस शेयर के केस में हम शेयर ट्रांसफर करते हैं, और डिविडेंड के केस में हम डिविडेंड क्रेडिट करते हैं उनके बैंक अकाउंट में। तो ये अभी थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी है ना, होल्ड पे है। ये पूरा यही घिसी पिटी बातें कर रहा है। दैट्स इट। ठीक, चलिए, ये क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन रीड करो। इनकेस कंपनी डिक्लेयर करती है डिविडेंड, व्हाट शैल बी द लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड? विद इन 30 डेज। 30 डेज फ्रॉम दी, कभी भी कंप्लीट बात लिखना, बस 30 डेज लिख के नहीं छोड़ने का। नेक्स्ट रीड करो। दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहला, कहना कंपनी इन एडुकेट प्रॉफिट या फिर लॉस है इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर में, इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर में डिक्लेयर करना चाहती है फाइनल डिविडेंड आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। कर सकती है, हाँ, लेकिन कुछ कंडीशंस थी। 10% पिछले 3 साल का, 15%, और एक और था सेट ऑफ होना। वेरी गुड, पढ़ा था ना। फिर एक और क्वेश्चन है, ऑल्सो इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन द रेट ऑफ डिविडेंड? रिस्ट्रिक्शन क्या थी? वही 3 साल की, उस एवरेज से ज्यादा नहीं। तो जब आपने ऊपर की बातें बताई, प्लीज इसे हाईलाइट कर देना, क्योंकि अब देखो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग भी आपको लिखना है, नीचे वाले के। तो प्लीज रिस्ट्रिक्शन आप बताना कि ये रिस्ट्रिक्शन कौन सी, इसको हाईलाइट पक्के से कर देना। जब दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दो क्वेश्चन के आंसर कंक्लूजन हाईलाइट होने चाहिए। नेक्स्ट, कैन डिविडेंड बी डिक्लेयर? क्या कुछ सर्टेन क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के लिए क्या डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो होते हैं ना, क्यूमुलेटिव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर शेयर होल्डर कैन गिव राइट टू डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू पे डिविडेंड टू एनी थर्ड पर्सन?
शेयर होल्डर के पास क्या ये राइट है कि वो डायरेक्टर को ये बोले कि पैसा किसी और को दो? नहीं, जिसका नाम पे रजिस्टर्ड है उसी पे। झगड़ा होगा वो बात अलग है कि मेरा है, किसी थर्ड पर्सन को बोलेगा उसके अकाउंट में डायरेक्ट डाल दे, अरे भाई तू ले ले फिर डाल देना ना, ठीक। नेक्स्ट रीड करो फिफ्थ। शेयर ट्रांसफर हो चुका है, शेयर्स आर स्टिल नॉट रजिस्टर्ड ऑन द नेम ऑफ ट्रांसफरी, देन हु विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड? ट्रांसफरर की ट्रांसफरी? जब साफ साफ लिखा है रजिस्टर में नाम नहीं आया है तो जिसका दैट पॉइंट नाम है जो कि ट्रांसफरर, तो उसको ही मिलेगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ शेयर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड हु विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड? देखो बेनिफिशियल ओनर को मिलेगा, लेकिन एक बात समझना, ऐसे डायरेक्टली उसके अकाउंट में नहीं जाता है, प्रोसेस होती है। बेनिफिशियल ओनर को ही डिविडेंड मिलेगा। एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट कंपनी किसको देती है? हमेशा याद रखो जिसका नाम रजिस्टर में है। कंपनी लिस्टेड है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर है, एक होता है रजिस्टर्ड ओनर और एक होता है बेनिफिशियल ओनर। कंपनी के रजिस्टर में किसका नाम? एनएसडीएल सीडीएसएल, रजिस्टर्ड ओनर का नाम है, उनके अकाउंट में। अब उनका काम है कि वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करे, लेकिन कंपनी के पास से पैसा किसके पास जा रहा है? एनएसडीएल सीडीएसएल। तो इनडायरेक्टली बेनिफिशियल ओनर के पास जा रहा है, डायरेक्टली जा रहा है क्या? नहीं। तो साफ साफ आपको बताना पड़ेगा, अगर शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में है तो रिसीव होगा रजिस्टर्ड ओनर को ही, एनएसडीएल सीडीएसएल। अब ये आगे चलकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि कंपनी के पास तो अभी लिस्ट नहीं है ना, वो तो उनके डिपॉजिटरी के पास है। क्लियर है बच्चा? मिलता है एट द एंड उन्हीं को, लेकिन थोड़ी प्रोसेस लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा मेरी बात समझना, जब भी डिविडेंड लिखा रहता है, अब इंटरम की बात हो रही है कि फाइनल की बात हो रही है? हमेशा याद रखना डिविडेंड की बात हो रही है तो फाइनल ही है। आज तक तो यही समझा था ना, जब ये चैप्टर पढ़ा तब आपको नया कॉन्सेप्ट मिला ना कि इंटरम डिविडेंड भी होता है। मतलब सिंगल डिविडेंड से मतलब वही एजीएम वाला डिविडेंड समझते थे, तो वही समझना, फाइनल वाला ही। सिंगल डिविडेंड लिखा है तो फाइनल। वेयर अ कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड, ईजीएम में कर सकती है क्या? एजीएम के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। डिविडेंड विल बी पेबल ऑन द कॉल मनी पेड इन एडवांस। क्या डिविडेंड दिया जाएगा अगर किसी ने एडवांस में पेमेंट कर दी है? नहीं, क्योंकि वो अभी कंप्लीट है ही नहीं। समझना, अब ये एडवांस कहां से आ गया, पहले कॉन्सेप्ट समझो। तुम लोग मेरे कंपनी के क्या हो? शेयर होल्डर। कंपनी टुकड़ों टुकड़ों में पैसे ले रही है, पार्टी ले रही है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ऐसा ही होता है। अभी कंपनी ने पूरे पैसे नहीं लिए, तो जब तक पूरे पैसे नहीं लिए तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम लोग शेयर होल्डर कंप्लीट बन चुके हो? वोटिंग राइट आ गया। जब वोटिंग राइट नहीं आया तो हम क्या तुमको डिविडेंड दे देंगे क्या? नहीं। तो क्या डिविडेंड दिया जाएगा उन लोगों को जिन्होंने एडवांस में दे दिया? कंपनी ने मांगा किसी से भी नहीं है, लेकिन कुछ एक आध शेयर होल्डर है जिन्होंने कंपनी से रिक्वेस्ट करी कि हमसे ले लो पैसा, और कंपनी ने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तो 10% लोगों ने मुझे एडवांस में दे दिया है। 10% लोगों ने मुझे क्या दे दिया? पैसे एडवांस में। आप लोग के 6 रुपए आए हैं और बाकी उसके क्या आ गए? पूरे 10 रुपए आ गए। तो 10 रुपए एडवांस में कंपनी ने मांगे नहीं, अभी जरूरत नहीं है, लेकिन सामने वाले ने बोला मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, कंपनी प्लीज अपने पास रख लो। तो कंपनी ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और रख लिया। तो क्या अभी वो क्या मेरा शेयर होल्डर बन चुका है? नहीं, क्योंकि वो पैसा बस एक्स्ट्रा पहले ले लिया, दैट मींस वो अभी शेयर होल्डर नहीं बना है, तो वो डिविडेंड भी उसे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बाकी सब भी तो लोग हैं, बाकी सबको नहीं दे रहे तो उसको भी नहीं देंगे। अभी तुम लोग मेरे लिए पूरे 100% हो, भले 90 के आधे आए हैं और 10% के पूरे आगे एडवांस में, लेकिन क्या मैं डिविडेंड दूंगी? किसी को नहीं देने वाली। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? कंपनी ने क्या ओपन किया? डिमैट अकाउंट। IEPF समझ गए ना, प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड अथॉरिटी, और द अथॉरिटी वुड बी ओपन इट। क्या बोल रहा है कंपनी? डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं क्या? रीड करो, ट्रिकी क्वेश्चन है। लग रहा होगा कि पढ़ा नहीं है, लेकिन अभी पता चल जाएगा इन्होंने घुमा कर क्या क्वेश्चन पूछा है। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। IEPF में रखा पैसा कहीं इन्वेस्ट होता है? तो इन्वेस्ट होगा तो मतलब वो अथॉरिटी होगी एक जो इन्वेस्ट करेगी, तो पहले क्या ओपन करेगी? डिमैट अकाउंट। समझ में आया? इसमें रखा पैसा कहीं यूज किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसका भी एक डिमैट अकाउंट ओपन होगा, और डिमैट अकाउंट ओपन हो गए इसके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स रखे जाएंगे। क्लियर है? वेरी गुड, ट्रिकी क्वेश्चन था ये। एग्जाम में बच्चा पढ़ा सब है, बस घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट,
10th रीड करो। वेदर कंपनी हैज टू ओपन डिमैट अकाउंट ऑफ, कंपनी क्या ओपन करेगी क्या, डिमैट अकाउंट ऑफ दी अथॉरिटी, या फिर अथॉरिटी वुड, अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है या तो अथॉरिटी ओपन करेगी या तो कंपनी ओपन करेगी, तो कौन ओपन करेगा, अथॉरिटी करेगी, ठीक है। लेकिन समझ में आ गया, वहीं से लिंक था। अब क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन करेगी, अथॉरिटी डिमैट अकाउंट ओपन करेगी, तो यस ये वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट। सबसे पहले क्या इसे ट्रांसफर किया जाता है, आईईपीएफ में किया जाता है तो व्हेन, कब, जब 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे। इन्होंने बोला अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर्ड आईपीएफ में कब, जब 7 साल कंप्लीट हो जाए। लेकिन 7 साल में आगे हमेशा लिखना कॉन्जिक्यूटिव, लगातार 7 साल, ब्रेक हुआ तो फिर से 7 ईयर, जब तक लगातार नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। वेदर इट इज मैंडेटरी, क्या ये मैंडेटरी है ट्रांसफर करना, क्या ट्रांसफर करना, अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड अमाउंट एंड अंडरलाइंग शेयर फॉर द सेम डे टू दी, सेम डे करते हो क्या, कब तक वेट करते हो, 7 साल तक वेट करते हो। नेक्स्ट, अगर डिफॉल्ट कर दिया क्या करने में, ट्रांसफर करने में, तो क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, पेनल्टीज ही है। अब पेनल्टीज तुम लोग को याद करनी है ना, मैं पढ़ाने वाली हूं, तुम लोग को इतना रीड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इतनी सारी पेनल्टीज है। अभी पिटेगी ना लाइक, अभी डिफॉल्ट में ही तो पढ़ा था, अभी पूरी लिस्ट दिखाई थी, विद इन 30 days, फिर पेनल्टी ऑफिसर और कंपनी को, फिर मैंने एक्सेप्शन पढ़ा दिया, बीच की जो पेनल्टी थी वही। नेक्स्ट, डज द शेयरहोल्डर सीज टू बी ओनर वंस द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड, ओनरशिप खत्म हो जाती है क्या, नहीं। मैं अभी भी आप लोग को कह रही थी ना, गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट है जिसमें बहुत पुराना पैसा भी अगर रखा है तो आप निकाल सकते हो, मतलब ओनर अभी भी आप स्टिल हो। नेक्स्ट क्या है, रीड करो अच्छे से। क्लेम करने वाले को क्या बोलेंगे, क्लेमेंट बोलेंगे। क्लेमेंट ने फाइल किया है मोर देन वन कंसोलिडेटेड क्लेम, हो सकता है ना वो गुमशुदा बहुत सारी जगहों से हो, इसमें एक ही कंपनी का पैसा जा रहा है क्या, आईटीएस कंपनी का पैसा जा रहा है इस फंड में, भैया लाखों कंपनी के पैसे जा रहे होंगे। तो भाई अगर कोई एक शेयर होल्डर है जो गुमशुदा है तो वो सभी के लिए गुमशुदा होगा, एक बार में पूरा का पूरा क्लेम कर सकता है, कंसोलिडेटेड क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनी इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक कंपनी की बात हो रही है यहाँ पर, एक कंपनी का पैसा एक फाइनेंशियल ईयर में मांग सकता है एक बार में, हाँ मांग सकता है ना, क्या दिक्कत है, उसी का पैसा है एक शेयर को लेके, हो सकता है इक्विटी शेयर का पैसा पड़ा हो सकता है प्रेफरेंस शेयर का पैसा, डिबेंचर का, डिपॉजिट का, पढ़ा ना हमने उस फंड में बहुत सारे पैसे पड़े रहते हैं। तो क्या वो एक बार में कंसोलिडेटेड मतलब इकट्ठा क्लेम कर सकता है, हाँ कर सकता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या ये पढ़ा है, अब थोड़ा सा होल्ड पर आओ क्योंकि अब ये फॉर्म्स वाले आ गए, ध्यान देना। ये दिख रहे हैं फॉर्म, वेरियस फॉर्म ऑफ आईईपीएफ, 1 2 3 4 दिखा, 5 6, अभी रीड नहीं करा रही, रुको 5 6 नहीं है, 5 7 ठीक है यार, ध्यान दो। अभी अपन ने पढ़ा था इस फंड में कौन कौन से पैसे डालने, ये समझ में आ गया। ये पूरा चैप्टर अब किसके बारे में बता रहा है, आईईपीएफ के बारे में बता रहा है। हमने ये पढ़ लिया, इसमें कितना कौन सा पैसा डालना है ये समझ में आ गया। अब देखो ये क्या लिखा है, रूल 5 क्या बोलता है, जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन जो फंड है इसकी जो अथॉरिटी है, डिटेल प्रोसीजर टू ट्रांसफर, आप कहां से कहां ट्रांसफर कर रहे हो पैसा, कहां से कहां ट्रांसफर कर रहे हो, अनपेड डिविडेंड अकाउंट से कहां डाल रहे हो, इस फंड में डाल रहे हो।
इस फंड में डालने की हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोसीजर। अब देखो लिखो, अमाउंट अनक्लेम जो है जब इसे किया जाएगा ऑनलाइन एक स्टेटमेंट के थ्रू, वो स्टेटमेंट क्या है, वापस मेरे अकाउंट में अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट है मेरा एक, उसमें मेरी कंपनी के आईटीएस कंपनी में ये पैसा कितने साल तक है, 7 साल तक, 7 साल खत्म, अब मुझे ट्रांसफर करना है, मैं इसे ऑनलाइन ट्रांसफर करूंगी इस फंड में और साथ में दूंगी एक स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट कहां दे रखा है, आईपीएफ फॉर्म नंबर 1 में दे रखा है, उसमें डिटेल पूरी दे रखी, किसका है, कितना है, क्या है, सब दे दूंगी। पहला समझ में आया फॉर्म। दूसरा, द कंपनी हैव ट्रांसफर एनी अमाउंट, उन्होंने बोल दिया सेम लिखा है लेकिन इन दोनों में चेंज क्या है मुझे बताओ, इस दोनों फॉर्म में चेंज क्या है। ए ये बोलता है 2013 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग और ये बोलता है, बात समझ में आ रही है। अगर आपको याद हो, ये अभी मैंने पॉइंट लिस्ट पढ़ाई थी बुक से, तो इन्होंने क्या बोल दिया है, पुराने कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इस फंड में जो जो पैसा डालना है। तो अगर आप पुराने कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपका पैसा पड़ा है तो आप किस में हो जाओगे, आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, ए वाला आ जाएगा। न्यू के हिसाब से हो तो आपका आईपीएफ 1 आ जाएगा। समझ में आ गया दोनों फॉर्म। अमाउंट जो भी है रेमिट किया जाएगा बाय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो भी मैनर प्रिस्क्राइब बाय दी सीजी। ऑन द रिसिप्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट, जो ये 1 पढ़ा भी आपने, द अथॉरिटी शेल एंटर डिटेल, वो भी पूरा रजिस्टर मेंटेन करेगी। वो भी तो बच्चा अपने पास रखेगी कि भाई किस किस का पैसा आया, लाखों कंपनी के पैसे आ रहे हैं इसमें, तो अब सीजी को अब क्या करना है, इस फंड का पूरी डिटेलिंग रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा किस किस का पैसा है, क्योंकि कल को अब पैसा आपको कहाँ लेने नहीं जाना है, कंपनी के पास नहीं जाना है, किसके पास जाना है, सीजी के पास जाना है। तो सीजी भी तो अपने पास अपना रिकॉर्डिंग मेंटेन करेगी, तो रजिस्टर मेंटेन करेगी। ईच डेजिग्नेटेड बैंक फर्निश एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या, नहीं निकालना, एक छोटा सा पार्ट निकालना, लंबी चौड़ी रिपोर्ट का एक छोटा सा पार्ट निकालना है, एब्स्ट्रैक्ट दे दो इसका एक छोटा सा, ठीक है। चलिए, डेजिग्नेटेड बैंक फर्निश करेगा एब्स्ट्रैक्ट ऑफ सच रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ टू द अथॉरिटी विद इन द 7 days आफ्टर द क्लोज ऑफ एवरी मंथ। हर मंथ खोल ओपन होता है, जब भी बंद होगा तो उन्होंने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट देते रहना, कितना रिसिप्ट हुआ, कितना पैसा, हर महीने पैसे आते जा रहे हैं, ये फंड एक अकाउंट में ओपन होगा ना, तो जो भी डेजिग्नेटेड बैंक है जिसमें ये पैसा जा रहा है, तो इसका एक एब्स्ट्रैक्ट निकाल के दिया जाएगा कितना पैसा आता जा रहा है, ये मेंटेन करना है। कंपनी मेंटेन रिकॉर्ड फाइल, मतलब ये अथॉरिटी को वो ट्रांसफर करेगी। प्रोविजन, इन शॉर्ट ये सब क्या है, फॉर्म समझ में आ रहा है, ये फॉर्म किसको लेकर बोल रहे हैं, नेम ऑफ द शेयर टू बी होस्टेड ऑन द वेबसाइट, 60 डेज के अंदर कुछ करना था, सॉरी 90 डेज के अंदर कुछ करना था, क्या करना था, इन्होंने बोल दिया कौन सा फॉर्म 2 में कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, पहली इंफॉर्मेशन क्या, नेम और लास्ट एड्रेस, क्योंकि करंट एड्रेस तो हमें नहीं पता ना। नेचर ऑफ द अमाउंट ऑफ ईच पर्सन, ड्यू डेट ऑफ ट्रांसफर, कब आपने दिया, अदर इंफॉर्मेशन, मतलब आपको अपनी वेबसाइट में भी और सीजी की वेबसाइट में भी ये डालना है। 1 क्या था, पैसे ट्रांसफर कर दो, स्टेटमेंट दे दो, डिटेल। 2 क्या था, वेबसाइट में जो इंफॉर्मेशन देने वाले वो था, ठीक है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसमें फॉर्म्स के नाम दे रखे हैं। कंपनी शेल फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर ट्रांसफरिंग द शेयर, ये देखो ये लिखा है, इन केस कंपनी इन्फॉर्म लेटेस्ट अवेलेबल एड्रेस, अगर लेटेस्ट वेबसाइट में डाला, किसी ने अप्रोच कर लिया तो बढ़िया है, क्योंकि अभी पैसा किसके पास पड़ा है, 7 साल तक कंपनी के पास, तो अब कंपनी उनको अप्रोच करेगी कि कोई वेबसाइट देखकर आ जाता है तो बढ़िया। तो उन्होंने यही सारे, तो ये फॉर्म्स जो दे रखे ना बच्चे, ये पूरी फॉर्मेलिटीज दे रखी, पूरे प्रोसीजर, ये देख रहे हो, पूरी डीमैट अकाउंट में जाएगा ये वो। हेडिंग देखो क्या लिखा है, प्रोसीजर क्या करने का, ट्रांसफर किसमें, इस फंड में, पूरी घिसी पिटी बातें। और फाइनली फिर उन्होंने यहां पे एक साथ बताया है वही समरी जो हमने पढ़ा है, डिविडेंड डिक्लेयर करो, वहां से 30 दिन के अंदर क्या करना है, 30 दिन के अंदर क्या करना है, दे देना है। नॉट क्लेम बाय शोल्डर नहीं आए तो 7 दिन के अंदर क्या करना है, डिविडेंड अकाउंट में डालना है। फिर 7 साल के बाद कहां डालना है, इसकी बीच की जितनी प्रोसेस है वो अननेसेसरी अनइंपॉर्टेंट प्रोसीजर है बच्चा, जो बार बार आपको क्या बोल रहा है, ये डॉक्यूमेंट लेकर आओ, डीमैट अकाउंट खोलो, उस डीमैट अकाउंट में ये पैसा डालो, वगैरह वगैरह, क्लियर है। तो ये पूरी खिचड़ी बना रहा है। और फिर फाइनली आपको इन्होंने बताया, हेडिंग क्या बताया, रिफंड टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड,
आएगा इधर, और जब वो आएगा तो ये प्रोसेस है। चलो अब हम कह रहे हैं कि हम वो क्लेमनेंट है, किसके पास जा रहे हैं? सीजी के उस फंड के पास जा रहे हैं। पहला क्या करोगे? हेडिंग हेडिंग बस पढ़ो, क्या करोगे? किसको करोगे? अथॉरिटी। किसकी अथॉरिटी थी? आईपीएफ की अथॉरिटी। अब आप कंपनी के है ना एरिया से बाहर आ गए, क्योंकि 7 साल तक आते तो कंपनी के पास आते, अब आप 7 साल के बाद आ रहे हो तो भैया अथॉरिटी के पास जाओगे। फिर साथ में क्या दोगे? सेंडिंग डॉक्यूमेंट टू कंपनी एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। एक बार कंपनी अपना सीजी क्या करेगा? कंफर्म भी तो करेगा ये सही बंदा है कि नहीं, ये सारे डॉक्यूमेंट है। अपॉइंट नोडल ऑफिसर, नोडल ऑफिसर चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि ये बंदा सच में वही है कि नहीं। ये अभी इसी का पार्ट है, सेंडिंग। ठीक है, चलिए फिर क्या है? कंपनी क्या करेगी? वो नोडल ऑफिसर ने वेरीफाई कर दिया, चेक कर कर रिप्लाई किया। पहला पहला क्या किया? कौन किसने एप्लीकेशन दी? क्लेमनेंट ने ऑनलाइन एप्लीकेशन दी अथॉरिटी को। अथॉरिटी ये बात किसको भेजेगी? कंपनी को। चेक करो, कंपनी रिप्लाई देगी हाँ हमने चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, फिर हेडिंग क्या है? अथॉरिटी क्या करेगी? रिफंड कर देगी अमाउंट या शेयर जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो स्टेप 4 है, सीधा मैं जा रही हूँ स्टेप 5 में। दिया भी नहीं है, खत्म। इन्होंने कहा पेमेंट कर दिया ना, अब खत्म। इसके अंदर छोटी छोटी बातें, टाइम पीरियड दे रखा है, एप्लीकेशन इज कब मानी जाएगी डिफेक्टिव इनकम्प्लीट, जब आप अपने प्रूफ्स नहीं दे पा रहे कि आप सच में शेयर होल्डर हो क्या। कब ट्रांसमिशन होगा? जब डेथ हो गई है तो लीगल हायर वगैरह। फॉर्म्स दे रखे हैं। लाइबिलिटी इन केस ऑफ लिटिगेशन ऑफ द कंप्लेंट, लिटिगेशन हो गया मतलब केस लग गया, डिस्प्यूट हो गया, किसका है किसका नहीं है, तो ये सारे कंक्लूजन। तो एट द एंड ये फॉर्म के नाम है। समझ में आ रहा है ये घिसी पिटी क्या बातें बता रहा है पूरा चैप्टर? मेन प्रोविजन आप इस चैप्टर का पढ़ चुके हो, अब जितनी भी सारी चीजें वो सब प्रोसीजर से प्रोसीजर है। आपको एक बार बस वन रीड करना है, और एक्चुअल में मैं क्यों दे रही हूँ आपको ये रीडिंग करने के लिए कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है। एक बार रीडिंग कर लो, आपको समझ में आएगा कि प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन तो उन्होंने वेबसाइट दे रखी है, कहाँ जाना है कैसे जाना है, 4 डॉक्यूमेंट बता के रखे, प्रूफ क्या देना है, समझ रहे हो। पढ़ते वक्त आपको दिखेगा कि जेन्युइन है, आपको शेयर सर्टिफिकेट देना है या ट्रांसफर डीड देनी है, डेथ हो गया है तो डेथ सर्टिफिकेट देना है, ये सारी चीजें लिखी हैं। क्लियर है? बोलो, हेडिंग बताओ क्या लिखा है। हाँ नहीं यार, कुछ भी नहीं बचा। पहली लाइन में पूरा कंक्लूजन लिखा है। क्या रिवोक कर सकते हैं? एक बार डिक्लेयर हो गया तो रिवोक नहीं कर सकते, बस केस है, केस का कंक्लूजन सेम है। हेडिंग देखो क्या लिखा है, प्रिजर्व करना है क्या? डिविडेंड चेक। डिविडेंड चेक क्या था? चेक, डिविडेंड वारंट। इन्होंने कहा इसे प्रिजर्व करके रखना है। कब तक प्रिजर्व करना होगा? 8। समझना, अब ये डॉक्यूमेंट है, चेक एक डॉक्यूमेंट है, वारंट एक डॉक्यूमेंट है। समझो, इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर में साफ साफ लिखा है इक्विटी शेयर होल्डर का जो रजिस्टर होता है वो परमानेंट मेंटेन करना है। 8 साल तक डिबेंचर होल्डर का नाम रखो, डिपॉजिट होल्डर का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, क्योंकि ये टेम्परेरी लोग है। ऐसे ही ये चेक ये एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट कब तक प्रिजर्व करके रखना है? वो चेक जो लोग नहीं मांगने आ रहे हैं, वो वारंट कब तक करना है? उसके लिए तो क्या है, 8 साल। पैसे को संभाल के रखना है 7 तक। समझ में आया डिफरेंस? पैसे को 7 ईयर तक संभाल के रखना है कंपनी को, किस अकाउंट में? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। 7 साल बाद कहां भेज देगी? आईपीएफ में। अब वो जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के प्रिजर्वेशन अलग होते हैं। वो प्रिजर्वेशन क्या होते हैं? 8 ईयर्स। 2 टाइप के होते हैं, या तो परमानेंट या तो टेम्परेरी। टेम्परेरी हमेशा 8 साल होता है। क्लियर है? बोलो, डिस्क्लोजर स्किप करना। अब ये सारी चीजें पढ़ ली, क्या ये पूरा चैप्टर समझ में आया? एंड वाला पोर्शन पूरा प्रोसीजर है बच्चा। मैं पढ़ाऊंगी ना, तुम लोग खुद ही बोर हो जाओगे। मैं अगर पढ़ा भी दूं, ठीक है, और बोलोगे दीदी बस बस बस, इससे अच्छा खुद पढ़कर आओ और डाउट्स पूछ लो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, देखो मैं हमेशा ये बोलती हूँ, इंस्टीट्यूट ने लिखा है ना तो पूछा जा सकता है। वैसे तो अनइम्पोर्टेंट, लेकिन एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। कुछ भी सड़े से सड़ी चीज पूछ ली जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ रीडिंग तो आपको करनी पड़ेगी। क्लियर है बच्चा? आगे वाला पोर्शन एकदम रट लेना है, याद कर लेना है, पीछे वाला पोर्शन रीड आपको करना है। क्लियर? तो यहाँ पे चैप्टर होता है ओवर